Hello friends, today I will tell you about the second part of the chapter number 3, Retaliation and Struggle of British Empire. According to your syllabus, peasant movements are not a part of your syllabus in this session. So I will left this part and now I will start the new topic, political movements, राजनीतिक आंदोलन 1857 to 1919 AD। जैसा कि आपको विदित है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब असफल हो गया, तब देश को आज़ादी दिलाने की सारी जिम्मेदारी आधुनिक शिक्षित जमींदारों और राज परिवार की युवा वर्ग के पास आ गई। ये वो वर्ग था जिन्होंने देखा था कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने रिमाइंडर्स के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से वो पार्लियामेंट में अपनी डिमांड्स फुलफिल करवाना चाहते थे। इन शिक्षित लोगों ने अपने संगठन बना लिए थे और संगठित होकर वो जो एक साथ जो यातनाएं दी जाती थी उनके लोगों को, उसके बारे में वो पार्लियामेंट को बताते थे। जिन लोगों ने इसमें अगुवाई की, ये अधिकतर लोग इंग्लैंड में पढ़ लिख के आए हुए थे। लोग ये चाहते थे कि आधुनिक जो वर्ग है उसको हम समझाएं, उनको हम बताएं कि वास्तव में ये जो अंग्रेज़ लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं और जो अंग्रेज़ लोग यहाँ रहते हैं, ब्रिटिशर्स लोग, इनके कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। वे आंदोलन को बढ़ाना चाहते थे। तो मैं आपको बता दूं, स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल रेनेसा आफ्टर 1851 एडी, माफी चाहूँगा 1858 एडी, 1858 के बाद जो राजनीतिक जो पुनर्जागरण का विस्तार हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस पढ़े लिखे सम्भ्रांत वर्ग ने अपने आप को सिविल सर्विसेज में एम्प्लॉय करना चाहा। इन्होंने सरकार से डिमांड की कि हमारे यहाँ भी जो इलेक्शन सिस्टम है वो शुरू किया जाए। 1868 ईस्वी में ऐसी ही एक डिमांड कृष्णदास पाल के माध्यम से समाचार पत्र पैट्रियट में छापी गई। 1874 ईस्वी में आर्टिकल बना स्वराज्य के नाम से। इसी संवैधानिक सुधार के बारे में सरकार से निवेदन किया गया कि भारत की सरकार भारतीयों के लिए राजनीतिक संगठन धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे जो कि भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की डिमांड करने लगे। बहुत से विद्वानों ने बंगाल में शुरुआत की इंडियन लीग बनाई 1875 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना और राजनीतिक जागरूकता को जगाना। ऐसे ही कुछ संगठनों के बारे में हम आपको उल्लेखित बता रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इस संगठन का उदय हुआ 1876 ईस्वी में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। नियर अबाउट 800 डेलीगेट्स प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। ये प्रकार से एक फोरम था, ये मंच था ताकि हम एक साथ होकर हम हमारी मांग उठा सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आज भी अस्तित्व में है। आज हमारे देश में ये राजनीतिक पार्टी है। एक विचारधारा हमारे देश में पनपी। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम के माध्यम से इन्होंने भारतीयों को जगाया और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज, वहाँ वोमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में इसकी मीटिंग हुई। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके 4 उद्देश्य घोषित किए गए। पहला है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ म्यूचुअल हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि हम यहाँ लंबे समय तक रह रहे हैं तो हम सबके अंदर एक प्रकार से आपसी समझ होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझें। और इसके लिए ये जो देश है, कांग्रेस है,
ये संगठन है, ये अंग्रेज़ों की हेल्प करेगा कि आप हम भारतीयों को इस प्रकार से समझे और अंग्रेज़ों की जो समस्या वो भारतीय समझे। ये बहुत बड़ा टास्क था। दूसरा फेज है बिगिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट। यदि ऐसा लगे कि अनुनय विनय से अंग्रेज लोग नहीं मान रहे हैं तो उग्रवादी सुधारकों के माध्यम से एक नया आंदोलन शुरू किया जाएगा। लोकमान्य तिलक ऐसा सुधार चाहते थे। तिलक सामाजिक सुधार, विकास और शिक्षा में सुधार चाहते थे, जिसके माध्यम से देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़े। स्वराज्य उनका मूलभूत उद्देश्य था। कांग्रेस के 4 लीडर थे: लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल के नाम से इनको जाना गया है। इन्होंने देश में अलग जगाई। राष्ट्रवाद की शिक्षा और सत्याग्रह पर जोर दिया गया। ये सारी वो बातें हैं ताकि हमारा देश शिक्षित हो। होम रूल मूवमेंट 1915 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट है, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। ये महिला आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। 1916 ईस्वी में तिलक ने खुद एक और अपना होम रूल लीग बनाया बेलगांव में। दोनों संगठन एक साथ मिलकर काम करते थे और इस प्रकार अंग्रेजों से आज़ादी के लिए काम करते थे। पॉलिटिकल मूवमेंट्स कौन कौन से हैं? राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 तक। पहला है रोलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों की मांग नहीं मानी। तब अंग्रेज़ों को लगा कि हो सकता है देश में विद्रोह हो, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने एक रिटायर्ड जज सिडनी रोलेट के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया 1917 ईस्वी में। इन्होंने एक बिल बनाया। बिल को लेजिस्लेचर में प्रस्तावित करवाया 17 मार्च 1919 को। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी शक के हम गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति न कोई अपील कर सकता है, न आर्गूमेंट कर सकता है, न कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसे एक प्रकार से काला कानून बोला गया। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक धरना प्रदर्शन चल रहा था रोलेट एक्ट के खिलाफ, जिसमें 20,000 महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब मौजूद थे। लेकिन शहर में धारा 144 लागू थी। गांव के लोग वहाँ आए हुए थे। बैसाखी का त्यौहार था, तो गांव के लोगों को पता नहीं था कि यहाँ आना मना है। जनरल डायर मौके की तलाश में था। भारतीयों को एक प्रकार का सख्त सबक सिखाना चाहता था। फायरिंग उन्होंने जलियांवाला बाग के मुहाने पर गेट के पास तोपें लगा दी और लगातार फायरिंग पे फायरिंग की जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गई या गोली खत्म नहीं हो गई। अधिकृत आंकड़ों के अनुसार 379 लोग उसमें मारे गए, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कमेटी ने कि 1000 से लगभग लोग मारे गए। दूसरा है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट का ऑर्गेनाइज या शुरू की गई थी क्योंकि टर्की में खलीफा के पद को हटा दिया था। टर्की के जो खलीफा थे वो मुस्लिम सोसाइटी के धार्मिक गुरु भी थे और मुस्लिम साम्राज्य के राजा भी थे, बादशाह भी थे। ये हमारे भारत में मुसलमानों ने एकता के लिए किया। खिलाफत डे सेलिब्रेट किया गया 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। गांधी जी ने भी इसमें भाग लिया और उन्होंने केसर ए हिंद अपनी उपाधि लौटा दी। 10 अगस्त 1920 को यह आंदोलन समाप्त हो गया क्योंकि द ट्रीटी ऑफ सिवरी, टर्की और अंग्रेज के बीच में एक समझौता हो गया था, जिसकी वजह से इसको समाप्त कर दिया गया आंदोलन को। इस प्रोविज़न के तहत टर्की को डेमोक्रेटिक नेशन में बांट दिया गया और खलीफा की पोस्ट हमेशा के लिए हटा दी गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन
गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। रोलेट एक्ट की वजह से, जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से, हंटर कमेटी की रिपोर्ट से, पार्टीशन ऑफ टर्की की वजह से, अबोलिशन ऑफ द पोस्ट खलीफा की वजह से 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया असहयोग आंदोलन का। इस प्रस्ताव के तहत जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने उपाधि लौटा देंगे, लेजिस्लेचर के चुनाव की वापस घोषणा होगी, न्यायालय, सरकार, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेगी या अधिकारी उनको छोड़ देंगे, आयातित सामान को हम ज़्यादा महत्व देंगे, विदेशी निर्यात सामान को हम महत्व नहीं देंगे, पे टैक्सेस, मैं चाहूँगा आयातित सामान को महत्व नहीं देंगे, डिस्कार्ड इम्पोर्टेड गुड्स एंड नोट टू पे टैक्सेस लगा नहीं देंगे। इस प्रकार पूरे देश में एक अनुशासित होकर राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं खोले जाएंगे, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व किया जाएगा और पंचायत हैंड ओन क्लोथ्स, और हम हमारे हाथों से बने हुए कपड़े पहनेंगे। 1921 में 30,000 के लगभग लोग जेल में गए। ये पूरे देश में पहला एक आंदोलन था जिसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया। जब आंदोलन अपनी पीक पे था, ऊंचाई पे था, 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे चोरा चोरी जो गोरखपुर के पास मौजूद है, स्थित है, वहाँ के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने उद्वेलित होकर वहाँ के पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक इंस्पेक्टर जल के मर गए। इससे ये लगा महात्मा गांधी को कि आंदोलन हिंसक हो चुका है। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। बहुत से जो मुख्य लीडर थे इसके महात्मा गांधी के निर्णय से बहुत दुखी हुए। सुभाष चंद्र बोस को बड़ा दुख हुआ। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, उन्होंने अलग से पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी, कांग्रेस के बैनर के तले, और इन्होंने घोषणा की कि हम विधान परिषद में भाग लेंगे और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को समझाएंगे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। 1919 ईस्वी में भारत में कुछ चीज़ों के सुधार के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमीशन की घोषणा की थी। तो कमीशन 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में बनाया गया। उसमें 7 मेंबर थे, लेकिन भारतीय एक भी नहीं था। जब ये कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई में आया, तब इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इन्होंने धरना प्रदर्शन करके इसका विरोध किया, जुलूस निकाला। पुलिस ने लाठीचार्ज मोहमानी भीड़ पे चलाई। लाला लाजपत राय है वो घायल हो गए, उनके सिर पे चोट लगी और एक महीने के बाद वो मर गए। ये कमीशन है, इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी सरकार को, और इसमें ये कहा गया कि कॉलोनियल सेल्फ रूल है, उसके लिए हमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस की मीटिंग हुई। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव दिया जिसके तहत हम जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें स्वराज को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 78 अपने साथियों के साथ दांडी गांव के लिए साबरमती से अपना आश्रम से यात्रा शुरू की। यात्रा 358 किलोमीटर जितनी दूर थी। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे और उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए नमक कानून को तोड़ा और वहाँ नमक बनाया। गांधी जी इस बात पर यकीन करते थे कि भारतीय नमक पर हम सबका अधिकार है, और महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। महिलाओं ने लिक्योर शॉप, शराब की दुकान के सामने, ओपियम आउटलेट्स, अफीम की दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इनको बंद करवा दिया।
इन्होंने ये भी कहा कि जो भी आपने बाहर से सामान खरीदा है, आयातित किया हुआ, उसको जला दें, उसकी होली जलाएं, चरखा इस्तेमाल करें और छुआछूत को मिटाएं। उन्होंने बच्चों से कहा एक बार स्कूल छोड़ दें, कॉलेज छोड़ दें और सरकारी कर्मचारियों से कहा अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दें। आंदोलन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, पूरे देश में फैल गया। बहुत जगह स्ट्राइक्स, कैंपेन, प्रचार प्रसार, बाइकआउट, बहिष्कार, सब कुछ हुआ। ऐसा कहते हैं कि इस आंदोलन में 60,000 से लगभग लोगों को जेल में डाला गया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में समझौता हुआ। समझौते के तहत वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारत को हम धीरे धीरे डोमिनियन स्टेटस मान लेते हैं। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, लेकिन महात्मा गांधी बीच में वापस लौट आए नाराज होकर, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। 1932 में एक बार फिर से आंदोलन चलाया, लेकिन 1933 ईस्वी आते आते गांधी जी को लगा कि आंदोलन की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पर्सनल सत्याग्रह। सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हो चुका था, धरना प्रदर्शन हमारे देश में भी चल रहे थे। महात्मा गांधी ने उस वक्त एक प्रस्ताव रखा कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे घर पे रह के। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी का ये प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। ये कहा गया कि सत्याग्रही है जो गांधी जी के द्वारा चुने हुए होंगे, वो पब्लिक के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक स्पीच दी उन्होंने और अपने आप को गिरफ्तार करवाएंगे। विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिनको 3 महीने के लिए जेल में डाला गया। जवाहरलाल नेहरू सेकंड व्यक्ति थे, ब्रह्मदत्त थर्ड व्यक्ति थे। इस प्रकार 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के अनुसार। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जापानियों की भय के डर से वर्धा कांग्रेस की मीटिंग हुई 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, और इसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया गया। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत मुंबई से होनी थी माना गया। गांधी जी ने कहा, आई एम गिविंग ए शॉर्ट मंत्र टू ऑल ऑफ यू, डू और डाई। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ कि करो या मरो, डू और डाई। वी ऑल विल आइदर गेट इंडिया फ्रीड और डाई फॉर दिस कोज। या तो हम इंडिया को आज़ाद करवाएंगे या देश के लिए मर जाएंगे। बट वी विल नॉट रिमेन अलाइव टू बी डोमिनेटेड। लेकिन हम जीवित किसी के दबाव में रह के नहीं रहेंगे। Even before the dawn of 9th August, Gandhiji was arrested along with several other Congress leaders, and the Congress was declared to be an illegal or invalid association. 9 अगस्त आने से पहले पहले सूर्योदय से पहले पहले महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को अनधिकृत संगठन मान लिया गया और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब वही जो बचे लोग थे उनके पास कोई प्लान नहीं था। ये सर डिसाइड किया गया कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन असेंबली करेंगे और लोगों ने लैंड रेवन्यू देने से मना कर दिया। सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने ये कहा कि ये फाइनल स्ट्रगल है, आप पीछे पड़ जाओ। पब्लिक ने अच्छा सहयोग दिया। ए सेल्फ जनरेटेड मूवमेंट पहली बार पूरे देश में फैला। हड़ताल हुई, लोगों ने फैक्ट्रियों में, स्कूल में, कॉलेज में काम करने से मना कर दिया। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन है, इन पे हमला किया गया। अधिकतर कांग्रेस के लीडर है, सोशलिस्ट पार्टी के, अपने आप को बचा रहे थे गिरफ्तार होने से। बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा, एस.एम. जोशी, ये बड़े विख्यात लीडर थे। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में बहुत रोल निभाया। अरुणा आसिफ अली ने आंदोलन मुंबई में अगुवाई की। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। सरकार के समानांतर लोग शहर, कस्बे, विलेज में काम कर रहे थे, लेकिन इस आंदोलन को कुचल दिया गया। 10,000 से ज़्यादा लोग इसमें मार डाले गए। गांव में जो फैला था उन पर बड़ा जुर्माना लगाया गया। इसके लिए सरकार ने महात्मा गांधी को ब्लेम दिया।
दिस मोमेंट पेवेड द पाथ, लेकिन ये आंदोलन बड़ा हो गया था। इस आंदोलन ने एक रास्ता दिखाया देश के सामने, एक नई जो युवा पीढ़ी थी उसमें जोश आया। इसलिए 1942 के बाद में 5 साल के बाद ही हमें आज़ादी मिली। तो बच्चों, हमने कोशिश की है आपको ये पूरा बताने की। ये कुछ ट्राइबल पीजेंट एंड प्रजामंडल मोमेंट्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आदिवासी किसान आंदोलन है हमारे राजस्थान के। पहला है भगत मूवमेंट। ये भील लोगों के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने चलाया था। इन्होंने एक समसभा बनाई थी और इन्होंने इनको मोटिवेट किया था कि आप दारू पीना, मीट खाना ये सब छोड़ो और एक साथ मिलके भला करो। समसभा भीलों की बनाई, मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर, मालवा। इसलिए इन्होंने भीलों को प्रेरित किया कि भगत मूवमेंट में जुड़ें और बेगार प्रथा का विरोध करें, क्योंकि अंग्रेज लोग, जमींदार लोग बिना पेमेंट दिए, पैसा दिए इनसे जानबूझ के मजदूरी करवाते थे। इनके मूलभूत अधिकार से इनके छीन लिया गया था। यह आंदोलन शुरू हुआ। आगे गोविंद गुरु है, उनको डूंगरपुर स्टेट के राजा ने 1913 अप्रैल 1913 में गिरफ्तार कर लिया। आगे चल के छोड़ दिया गया। गोविंद गुरु आगे बढ़े और मानगढ़ पहाड़ी पे जाके उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अक्टूबर 1913 में सभी भी लोगों को एक संदेश दिया गया कि सभी मानगढ़ हिल पहाड़ी पे पहुँचे। वहाँ सब इकट्ठे हुए अपने आर्म्स और एम्युनिशन मतलब शस्त्रों के साथ। भीलों की इस एकता को देख के अंग्रेज़ों को लगा कि हमारे खिलाफ कुछ आंदोलन होगा, लड़ाई होगी। तो उन्होंने अधिकारियों ने मानगढ़ पहाड़ी पे लगातार गोलीबारी चला दी। इसमें 1500 से ज़्यादा भील उनको मार डाला गया। भगत मूवमेंट को कुचल दिया गया और गोविंद गुरु को 10 साल की सज़ा दी गई। एक ही जो मूवमेंट है भगत मूवमेंट के बाद चला 1917 में आगे चला। भील जो गरासिया है, इन्होंने मिलकर माना कि कोई पत्र लिखा कि हमें हमारे अधिकारों को वापस दिया जाए, हमारा जो शोषण हो रहा है। लेकिन जब इसका रिजल्ट नहीं मिला तो ये आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चला था। बाद में इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। किसान आंदोलन हमारे राजस्थान में अलग अलग हुए, उसके बारे में बहुत से कारण हैं। क्यों हुए? पहला कारण तो ये है कि क्यों हुए कारण ये। तो पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज़ों के आने से जागीरदार है, राजा है, वे बड़े निस्फिक्र हो गए और ये लोग ज़्यादा इन पर अत्याचार करने लगे। दूसरा है राजस्व इकट्ठा करने में, लगान इकट्ठा करने में, बेगार प्रथा में जमींदारों के साथ साथ अंग्रेज लोग भी मिल गए। ऐसा कहते हैं कि किसानों पर 300 से ज़्यादा टैक्स लगे हुए थे। तीसरा, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है वो ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन कमाई कम थी, इसलिए लोगों में गुस्सा था। चौथा है कि जो खेतीबाड़ी में जो पैसा मिलता था या खेतीबाड़ी के जो पैसे फसल के बदले में जो वो जितना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, किसान लोगों ने के पास बचत कम हो गई थी। दूसरा, बाज़ार में कीमत बढ़ रही थी, इससे भी। और जागीरदार लोग हैं, ये लैंड रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करने में विश्वास करते थे। पांचवा है ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था है, ये हमेशा जागीरदारों की तरफ रही, कभी भी किसानों का साथ नहीं दिया। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट भीलवाड़ा। 1 मिनट 67 मैं देखता हूँ कितना को रह गया। 68। हाँ जी, ये कुछ बताया मैंने आपको। ये आंदोलन हम के बारे में भगत मूवमेंट हो गया आपका। बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये पहले भी आपके आया है। धाकड़ जाति के लोगों ने इसे शुरू किया था। आप इसको डीपली देख लें, पढ़ लें इसको। कोई दिक्कत समझ में नहीं आए तो हमें पूछ सकते हैं यहाँ पे।
सीकर पिजेंट मूवमेंट, ये हमारे सीकर में कूदन है, कटरातल है, यहाँ हुआ था। उस वक्त राजा कल्याण सिंह यहाँ के राजा थे और जाट बिरादरी ने आगे चल के ये आंदोलन किया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सीकर में जाटों का महत्व ज़्यादा है। तीसरा है बेगू पिजेंट मूवमेंट, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। बराड़ पिजेंट मूवमेंट बूंदी में हुआ था। नीमूचना पिजेंट मूवमेंट, ये देखिए आगे प्रजामंडल मूवमेंट राजस्थान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20वीं शताब्दी आते आते बहुत से आंदोलन राजस्थान में फैल गए थे। 1920 ईस्वी में राजपूताना में राष्ट्रवादी भावना बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने अलग अलग प्रस्ताव पास किए, लेकिन इन प्रस्तावों को ज़्यादा अमल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इंटरनल अफेयर्स पर देशी रियासतों में वो दखल नहीं देना चाहते थे। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी, जिसका उद्देश्य ये था कि हम इन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। 16 से 18 दिसंबर 1927 के बीच दीवान बहादुर रामचंद्र राव के नेतृत्व में मुंबई में इसकी बैठक हुई। बहुत से मेंबर इसमें इसके भाग बने, जिसमें ज्ञानराम शर्मा कोटा से, शंकरलाल शर्मा अजमेर से, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल कलयंत्री, रामदेव पोदार, बालकृष्ण पोदार, त्रिलोक चंद माथुर, करौली, विजय सिंह पथिक। इनमें विजय सिंह पथिक को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया और रामनारायण चौधरी को प्रोविंशियल सेक्रेटरी चुना गया। इसके मुख्य उद्देश्य ये थे कि देशी रियासतों में जो कुछ गलत हो रहा है उसका खिलाफत की जाए। इस प्रस्ताव के बाद आंदोलन में बहुत प्रजामंडल बने। जयपुर प्रजामंडल 1931 में, बूंदी प्रजामंडल 1931 में, हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में, सिरोही प्रजामंडल 1934, बीकानेर प्रजामंडल 1936, कोटा प्रजामंडल 1939, मेवाड़ प्रजामंडल 1938, अलवर प्रजामंडल 1938, भरतपुर प्रजामंडल 1938, शाहपुरा प्रजामंडल 1938, धौलपुर प्रजामंडल 1938, करौली प्रजामंडल 1938, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, जैसलमेर प्रजामंडल 1942, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945, प्रतापगढ़ 45, झालावाड़ 1946। और ये इनके नेतृत्व में ये हुआ। सबके नाम दे रखे हैं, आप बिल्कुल इनको पढ़ सकते हैं। पहला जयपुर वाला जमनालाल बजाज के नेतृत्व में हुआ था कपूर सिंह पाटनी के साथ। देखिए आगे एक बिंदु रह गया, मेजर प्रजामंडल राजस्थान में कब बने। अब इन सब को देखते हुए कांग्रेस को की अकल ठिकाने आ गई कि भाई हाँ भाई हमें भी कुछ करना पड़ेगा। महिलाओं ने इसमें भाग लिया। रामदेव देश पांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी, ये इन सब ने जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया। उसी वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट चला तो गुरजा देवी, सावित्री देवी भाटी, सिरिकवाल व्यास, राजकुमार व्यास, इन सब को जोधपुर में जेल में डाल दिया गया। उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी जेल में गई अपने 6 महीने बच्चे के साथ। जो प्रजामंडल के वर्कर्स थे, अलग अलग सामाजिक सुधार के कार्य किए हुए थे। शिक्षा बढ़ाना, बेगारी को हटाना, दलितों ट्राइबल के लिए कुछ जन लोक कल्याणकारी कार्य करना। 1938 से पहले पब्लिक देशी रियासतों की पब्लिक से इनकी उपस्थिति आंदोलन में कम थी, लेकिन बाद में प्रजामंडल बनने के बाद में लोकल मूवमेंट्स के अंदर भी जनता भाग लेने लगी। 1942 में आम जनता ने भाग लिया। नेशनल मूवमेंट गो फ्ले बाय इट, जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में आगे बढ़ी। तो दोस्तों साथियों, आज मैंने चैप्टर पूरा कर दिया है। मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय गुरुदेव।